हेलो फ्रेंड्स। जमानत हो जाने के बाद भी सलीम अदालत से नहीं टला। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वह अदालत ही के एक बरामदे में टहल रहा था और कभी कभी खौफनाक आंखों से इधर उधर भी देख लेता था। इमरान उसके लिए बिल्कुल अजनबी था, इसीलिए उससे बहुत करीब रहकर भी उसकी हालत का जायजा कर सकता था। शाम हो गई और सलीम वही टहलता रहा। जिसने उसकी जमानत दी थी वह हथकड़ियां खुलने से पहले ही अदालत से खिसक गया था। फिर वह वक्त भी आया जब सलीम उस बरामदे में बिल्कुल अकेला रह गया। इमरान भी वहां से हट गया था, लेकिन अब ऐसी जगह पर था जहां से वह उसकी निगरानी आसानी से कर सकता था, सलीम को शक करने का मौका दिया बगैर। अदालत में सन्नाटा छा जाने के बाद सलीम वहां से चल पड़ा। इमरान उसका पीछा कर रहा था। सलीम ने टैक्सी के अड्डे पर पहुंचकर एक टैक्सी की। इमरान की 2 सीटर भी वहां से दूर नहीं थी। बहरहाल पीछा जारी रहा, लेकिन इमरान महसूस कर रहा था कि यह सलीम की टैक्सी यूं ही बेमकसद शहर की सड़कों के चक्कर काट रही है। फिर अंधेरा फैलने लगा। सड़कों पर बिजली की रोशनी चमकने लगी। इमरान ने सलीम का पीछा नहीं छोड़ा। वह अपना पेट्रोल फूंकता रहा। जैसे ही अंधेरा और गहरा हुआ, अगली टैक्सी जंक्शन रोड पर लगी और इमरान ने जल्द ही अंदाजा कर लिया कि उसका रुख नवाब जावेद मिर्जा की हवेली की तरफ है। दोनों कारों में लगभग 40 गज का फासला था और यह फासला इतना कम था कि सलीम को पीछा किए जाने पर शक जरूर हो सकता था। हो सकता है कि सलीम को पहले ही शक हो गया हो और वह टैक्सी को इसीलिए इधर उधर चक्कर खिलाता रहा हो। जावेद मिर्जा की हवेली से लगभग 1 फरलांग दूर टैक्सी रुक गई, लेकिन इमरान ने सिर्फ रफ्तार कम कर दी। कार नहीं रुकी। अब वह धीरे धीरे रेंग रही थी। सड़क सुनसान थी। टैक्सी वापसी के लिए मुड़ी। इमरान ने उसे रास्ता दे दिया। अपनी कार की अगली लाइट में उसने देखा कि सलीम ने बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया है। इमरान ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और साथ ही उसने जेब से कोई चीज निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दी। एक हल्का सा धमाका हुआ और सलीम दौड़ते दौड़ते गिर गया, लेकिन वह फौरन ही उठकर भागने लगा। इमरान ने उसे जावेद मिर्जा के बाग में छलांग लगाते हुए देखा। इमरान की कार फर्राटे भरते हुए आगे निकल गई, लेकिन अब उसकी सारी लाइटें बुझी हुई थी। 2 फरलांग आगे जाकर इमरान ने कार रोकी और उसे एक बड़ी सी चट्टान की ओट में खड़ा कर दिया। वह पैदल ही बाग के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जहां लेबोरेटरी वाली इमारत थी। अचानक उसने फायर की आवाज सुनी जो उसी तरफ से आई थी जिधर लेबोरेटरी थी। फिर दूसरा फायर हुआ और एक चीख सन्नाटे का सीना चीरते हुए अंधेरे में डूब गई। इमरान ने पहले तो दौड़ने का इरादा किया, फिर रुक गया। अब उसने लेबोरेटरी की तरफ जाने का इरादा भी छोड़ दिया था। वह जहां था वहीं रुका रहा। जल्दी उसने कई आदमियों के दौड़ने की आवाज सुनी। उनमें हल्का सा शोर भी शामिल था। इमरान कार की तरफ पलट गया। उसका जहन बहुत तेजी से सोच रहा था, लेकिन अचानक उसके जहन में एक नया ख्याल पैदा हुआ। क्या वह अकेले में भी बेवकूफ़ी करने लगा? क्या हुआ बेवकूफ़ी नहीं थी? उसने फायरों की आवाज़ सुनी और वह चीख भी किसी जख्मी की ही मालूम हो रही थी। फिर आखिर वह कार की तरफ क्यों पलट आया था? उसे आवाज़ की तरफ बेतहाशा दौड़ना चाहिए था। इमरान ने कार स्टार्ट की और फिर सड़क पर आ गया। कोठी के करीब पहुंचकर उसने कार बाग की तरफ मोड़ दी और उसे सीधा पोर्च में लेता चला गया। जावेद मिर्जा कोठी से निकलकर पोर्च में आ रहा था। उसकी रफ्तार तेज थी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और हाथ में राइफल थी। खैरियत नवाब साहब? इमरान ने हैरत जाहिर की। ओह सितवज्जा, उसने लेबोरेटरी की तरफ इशारा करके कहा। कोई हादसा हो गया है। 2 फायर हुए थे, चीख भी। आओ आओ। जावेद मिर्जा उसका बाजू पकड़कर उसे भी लेबोरेटरी की तरफ घसीटने लगा। कोठी के सारे नौकर लेबोरेटरी के करीब इकट्ठा थे। सफदर, इरफान और शौकत भी वहां मौजूद थे। शौकत ने जावेद मिर्जा को बताया कि वह अंदर था। अचानक उसने फायरों की आवाज़ सुनी, फिर चीख भी सुनाई दी। बाहर निकला तो अंधेरे में कोई भागता दिखाई दिया, लेकिन उसके संभलने के पहले ही वह गायब हो चुका था। और लाश? जावेद मिर्जा ने पूछा। हम अभी तक किसी की लाश ही तलाश कर रहे हैं, इरफान बोला, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। लाश? इमरान धीरे से बड़बड़ाकर चारों तरफ देखने लगा। तुम अब यहाँ अकेले नहीं रहोगे, समझे? जावेद मिर्जा शौकत का कंधा झिंझोड़ कर चीखा। शौकत कुछ न बोला। वह इमरान को घूर रहा था। कोई भूत प्रेत ही होगा, मेरा दावा है। इमरान मुक्का हिलाकर रह गया।
आप इस वक्त यहाँ कैसे? शौकत ने उससे पूछा। शौकत, तुम्हें बात करने की तमीज कब आएगी? जावेद मिर्जा ने झल्लाई हुई आवाज में कहा और इमरान हंसने लगा। अचानक उसके दाएं गाल पर 2-3 गर्म गर्म बूंदें फिसल कर रह गई और इमरान ऊपर की तरफ देखने लगा। फिर गाल पर हाथ फेरकर जेब से टॉर्च निकाली। उंगलियां किसी चीज से चिपचिपाने लगी थी। टॉर्च की रोशनी में उसे अपनी उंगलियों पर खून दिखा, ताज़ा खून। सब अपनी अपनी बातों में लगे थे, किसी का ध्यान इमरान की तरफ नहीं था। इमरान ने एक बार फिर ऊपर की तरफ देखा था। वह एक पेड़ के नीचे था और पेड़ का ऊपरी हिस्सा अंधेरे में गुम था। लेकिन हमें यहाँ किसी के जूते मिले हैं, सफदर कह रहा था। शायद भागने वाला अपने जूते छोड़ गया है। उसने पेड़ के तने की तरफ रोज की रोशनी डाली। जूते सचमुच मौजूद थे। इमरान आगे बढ़कर उन्हें देखने लगा, लेकिन सफदर ने टॉर्च बुझा दी और इमरान को अपनी टॉर्च जलानी पड़ी। खत्म करो यह किस्सा और चलो यहाँ से, जावेद मिर्जा ने कहा। शौकत, मैं तुमसे खास तौर पर कह रहा हूँ कि तुम अब यहाँ नहीं रहोगे। मेरे लिए खतरा नहीं है, शौकत बोला। है क्यों नहीं? इमरान बोल पड़ा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा। मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा है, इसकी परवाह न कीजिए। मैं फ्री फंड में मशवरा देता हूँ, इमरान ने कहा और फिर बुलंद आवाज में बोला। मैं उसे भी मशवरा देता हूँ जो पेड़ पर मौजूद है। उसे चाहिए कि वह नीचे उतर आए। वह जख्मी है। आ जाओ नीचे। मुझे भी मालूम है कि तुम असलहे से लैस नहीं हो और यहाँ सब तुम्हारे दोस्त है। आ जाओ नीचे। अरे अरे, तुम्हें क्या हो गया है सितवत जहाँ? जावेद मिर्जा ने घबराती हुई आवाज में कहा। अचानक इमरान ने अपनी टॉर्च का रुख ऊपर की तरफ किया। मैं सलीम हूँ, ऊपर से एक बार भराई हुई सी आवाज आई। हकीम हो या डॉक्टर्स? इसकी परवाह ना करो, बस नीचे आ जाओ। सन्नाटे में सिर्फ इमरान की आवाज गूंजी। बाकी लोगों को जैसे साफ सूंघ गया था। पेड़ पर अचानक कई टॉर्चों की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन इमरान की नज़र शौकत के चेहरे पर थी। शौकत अभी बरसों का बीमार दिखने लगा। सलीम टहनियों से उतरता हुआ तने के सिरे पर पहुंच चुका था। अचानक उसने करा कर कहा, मैं गिरा, मुझे बचाओ। एक ही छलांग में इमरान ने तने के करीब पहुंच गया। चले आओ, खुद को संभालो। अच्छा, मैं हाथ बढ़ाता हूँ, अपने पैर नीचे लटका दो, इमरान ने कहा। जावेद मिर्जा वगैरह भी उसकी मदद को पहुंच गए। किसी न किसी तरह सलीम को नीचे उतारा गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने भराई हुई आवाज में कहा, मेरे दाएं हाथ पर गोली लगी है। मगर तुम तो जेल में थे, जावेद मिर्जा बोला। जज? जी हाँ, मैं था। सलीम आगे पीछे झूलता हुआ जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। वे लोग बेहोश सलीम को कोठी की तरफ ले जा चुके थे और अब लेबोरेटरी की इमारत के करीब इमरान के अलावा और कोई नहीं था। वह भी उनके साथ थोड़ी दूर तक गया, लेकिन फिर उनकी बेखबरी में लेबोरेटरी की तरफ पलट आया था। उन सब के जहन उलझे हुए थे और किसी को इसका होश नहीं था कि कौन कहाँ रह गया है। अलबत्ता जावेद मिर्जा शौकत को वहां से खींच कर ले गया था। लेबोरेटरी वाली इमारत का दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान अंदर घुस गया। उसकी टॉर्च जल रही थी। अंदर घुसते ही जिस चीज़ पर सबसे पहले उसकी नज़र पड़ी वह एक रिवॉल्वर था, जो इमरान ने पिछली रात शौकत के हाथ में देखा था। इमरान ने जेब से रुमाल निकाला और उससे अपनी उंगलियां ढकते हुए रिवॉल्वर को नाल से पकड़कर उठा लिया और फिर वह उसे अपनी नाक तले ले गया। नाल से बारूद की बू आ रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उससे कुछ देर पहले ही फायर किया गया है। फिर इमरान मैगजीन पर नज़र डाली। 2 चेम्बर खाली थे। उसने अपने सिर को थोड़ा सा हिलाया और रिवॉल्वर को बहुत एहतियात से रुमाल में लपेटकर जेब में डाल लिया। फिर वह वहीं से लौट आया। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना ही काफ़ी था, बल्कि काफ़ी से भी ज़्यादा। इमरान कोठी की तरफ चल पड़ा। उसका जहन ख्यालों में उलझा हुआ था। अचानक वह रुक गया और फिर तेजी से लेबोरेटरी की तरफ मुंह कर दौड़ने लगा। कौन है? ठहरो, उसने पीछे से शौकत की आवाज़ सुनी, लेकिन इमरान रुका नहीं, बराबर दौड़ता रहा। शौकत भी शायद उसके पीछे दौड़ रहा था। ठहर जाओ, ठहरो, वरना गोली मार दूंगा, शौकत फिर चीखा। इमरान लेबोरेटरी की इमारत के पास एक चक्कर लगाकर झाड़ियों में घुस गया और शौकत की समझ में न आ सका कि वह कहाँ गायब हो गया। शौकत ने अब टॉर्च जलाई और वह चारों तरफ उसकी रोशनी डाल रहा था, लेकिन उसने झाड़ियों में घुसने की हिम्मत नहीं की। फिर इमरान ने उसे इमारत के अंदर जाते देखा। इमरान ठीक दरवाजे के सामने वाली झाड़ियों में था। उसने शौकत को दरवाज़ा खोलकर
टॉर्च की रोशनी में कुछ तलाश करते देखा। अब इमरान को वही छोड़कर धीरे धीरे कोठी की तरफ जा रहा था। उसने एक बार मुड़कर लेबोरेटरी की इमारत पर नजर डाली। अब उसकी सारी खिड़कियों में रोशनी दिख रही थी। उस केस को 3 दिन बीत गए। फयाज सरदारगढ़ ही में ठहरा था। इमरान उससे बराबर काम लेता रहा, लेकिन उसे कुछ बताया नहीं। फयाज उस पर झुंझलाता रहा और उस वक्त तो उसे और ज्यादा ताव आया जब इमरान ने लेबोरेटरी में पाए जाने वाले रिवॉल्वर के दस्ते पर उंगलियों के निशान को स्टडी का काम उसके सुपुर्द किया। इमरान ने वादा किया था कि वह स्टडी के नतीजे मालूम करने के बाद उसे सब कुछ बता देगा, मगर वह अपने वादे पर कायम न रहा। जाहिर है ये गुस्सा दिलाने वाली बात ही थी। फयाज वापस जाना चाहता था, मगर इमरान ने उसे रोके रखा। मजबूरन फयाज को 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि वह सरकारी तौर पर इस केस पर नहीं था। आजकल इमरान सच में पागल दिख रहा था, कभी इधर कभी उधर, और अपने साथ में फयाज को भी घसीटे फिरता था। एक रात तो फयाज के भी हाथ पांव फूल गए। 1 या 1:30 बजे हो गए। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था और वे दोनों पैदल सड़कें नापते फिर रहे थे। इमरान क्या करना चाहता है ये फयाज को मालूम नहीं था। इमरान एक जगह रुककर बोला, जमील की कोठी में घुसना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह कि चोरों की तरह। इसकी जरूरत ही क्या है? कल रात में जावेद मिर्जा की कोठी में मैंने ही नकब लगाई थी। तुमने आज शाम अखबारों में उसके बारे में पढ़ा होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? पहले चला था, बीच में फिर रुक गया था, अब फिर चलने लगा है। हाँ, मैंने नकब लगाई थी, उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। क्यों लगाई थी? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, परवाह न करो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जमील की कोठी। बकवास मत करो, फयाज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं इस वक्त भी कोठी खुलवा सकता हूँ। तुम वहां क्या देखना चाहते हो? वह लड़की सईदा है ना, मैं बस उसकी शक्ल देखकर वापस आ जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, उसकी आग भी न खुलने पाएगी। और मैं क्या बक रहे हो? मैं चाहता हूं कि वह जब सुबह सोकर उठे तो उसे अपने चेहरे पर उसी किस्म के काले धब्बे दिखे। मैं उससे शर्त लगा चुका हूं। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फयाज ने पूछा। कुछ भी नहीं, बस मैं उसे यकीन दिलाना चाहता हूं कि जमील के चेहरे पर वह सफेद दाग सिर्फ बनावटी है, यानी मेकअप। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो और दूसरा लतीफा सुनो। इमरान सिर हिलाकर बोला। जिस दिन सलीम की जमानत हुई थी उसी रात को किसी ने उस पर 2 फायर किए थे। एक गोली उसके दाएं हाथ पर लगी थी। क्या तुमने भांग पी रखी है? फयाज ने हैरान होते हुए पूछा। फायर जावेद मिर्जा के बाग में हुए थे, लेकिन सलीम ने पुलिस को उसकी खबर नहीं दी। यह तो मुझे आज बता रहे हो? मेरा कसूर नहीं, यह कसूर सरासर उसी गधे का है। वो मरना ही चाहता है तो मैं क्या करूं? उसका खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। तुमने उसे जेल से निकलवाया है। उसके मुकद्दर में यही था, मैं क्या कर सकता हूँ? इमरान, खुदा के लिए मुझे वह ना करो। तुम्हारे मुकद्दर में भी यही है, मैं क्या कर सकता हूँ? और तीसरा लतीफ़ा सुनो। वह रिवॉल्वर मुझे लेबोरेटरी वाली इमारत में मिला था और वे निशान जो उसके हत्थे पर पाए गए हैं 100% शौकत की उंगलियों के निशान हैं। ओ इमरान के बच्चे! अब चौथा लतीफ़ा सुनो। सलीम अब भी जावेद मिर्जा की कोठी में ठहरा है। खुदा तुम्हें गारत करे। फयाज ने झल्लाकर इमरान की गर्दन पकड़ी। हाँ, इमरान पीछे हटता हुआ बोला। यह सड़क है प्यारे, इत्तेफाक से कोई ड्यूटी कांस्टेबल इधर आ निकला तो मुसीबत आ जाएगी। अभी सलीम की खबर लूंगा। जरूर लो। अच्छा तो मैं चला। कहाँ? जमील की कोठी के पीछे एक पेड़ है जिसकी टहनियाँ छत पर झुकी हुई है। बकवास न करो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। वहां से हम उसी वक्त जावेद मिर्जा के यहाँ जाएंगे। मैं कभी अपना प्रोग्राम नहीं बदलता। तुम जाना चाहो तो शौक से जा सकते हो, मगर खेल बिगाड़ने की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही होगी। कैसा खेल? आखिर तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? गुड़ियों के खेल में उम्र गवाई, जाना है एक दिन, सोच न आई। इमरान ने कहा और ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। फयाज कुछ न बोला। उसका बस चलता तो इमरान की बोटियां उड़ा देता। अब मैं तुम्हारे किसी बेवकूफ़ी में हिस्सा न लूंगा, उसने थोड़ी देर बाद कहा। जो दिल चाहे करो, मैं जा रहा हूँ। अब तुम अपनी हर करतूत के खुद जिम्मेदार होगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो। टाटा। और अब अगर अब भी नहीं जाओगे तो बाटा हिप। इमरान धुन का पक्का था। फयाज के लाख मना करने के बावजूद वह चोरों की तरह जमील की कोठी में दाखिल हो गया। फयाज वहीं से वापस हो गया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई थी।
इमरान की बकवास से उसके सही ख्यालों का अंदाज़ा करना बहुत ही मुश्किल था और यही चीज़ फयाज के लिए उलझन बनी हुई थी। वह सारी रात यही सोचता रहा कि मालूम नहीं इमरान ने वहाँ क्या हरकत की हो। ज़रूरी नहीं कि वह हर मामले में कामयाब ही होता रहे, हो सकता है कि वह पकड़ा गया हो, फिर उसकी क्या पोजीशन होगी। सुबह होते ही सबसे पहले उसने सज्जाद को फ़ोन किया। दिखावटी मकसद यूं ही रस्मी तौर पर खैरियत मालूम करना था। उसे उम्मीद थी कि अगर कोई वाकया पेश आया होगा तो सज्जाद खुद ही बताएगा, लेकिन सज्जाद ने किसी वाकये की खबर नहीं दी। फयाज को भी फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ। उसने सज्जाद से कहा कि वह किसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए घर आएगा और फिर नाश्ता करके जमील की कोठी की तरफ रवाना हो गया। उसे ड्राइंग रूम में काफ़ी देर तक बैठना पड़ा, लेकिन फयाज सोचने लगा कि उसे किस टॉपिक पर बातचीत करनी है। बहरहाल सज्जाद ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं था, इसीलिए उसे सोचने का मौका मिल गया, लेकिन वह कुछ भी सोच न सका। उसकी जानकारी में अभी तक कोई नई बात हुई ही नहीं थी। इमरान की पिछली रात की बातों को वो जज्बे में बहरे आदमी का बड़बोलापन समझता था और उसी बिना पर उसने सलीम के बारे में जानकारी हासिल करने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। इमरान का ख्याल आते ही उसे गुस्सा आ गया और साथ ही इमरान ने ड्राइंग रूम में जाकर सलाम किया। फयाज की पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो एकदम से उछल पड़ा। ये क्या बेहूदगी है? फयाज झल्ला गया। परवाह न करो, मैं इस वक्त जेम्स बॉन्ड हो रहा हूँ। प्यारे डॉक्टर वॉटसन, नीले परिंदों के बाप का सुराग मुझे मिल गया है और मैं बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद ने सलाम का जवाब दिया, जो दरवाजे में खड़ा इमरान को घूर रहा था। आइए आइए, इमरान ने बेवकूफ़ों की तरफ बौखलाकर कहा। सज्जाद आगे बढ़कर एक सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। क्यों, क्या बात है? फयाज ने कहा। तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। मैं? हाँ, परेशान हूँ। सईदा भी उसी बीमारी में फंस गई है। क्या? फयाज उछलकर खड़ा हो गया। हाँ, मगर उसके चेहरे पर धब्बे हैं, बाकी जिस्म पर नहीं। काले धब्बे? फयाज ने पूछा। फयाज साहब, सज्जाद ने नाखुशी से कहा, मेरा ख्याल है कि यह मजाक का मौका नहीं है। ओह, माफ़ करना, मगर क्या कोई नीला परिंदा? पता नहीं, वो सो रही थी। अचानक किसी तकलीफ दे एहसास से जाग गई और जागने पर उसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ दाएं गाल पे चुभ गई हो। परिंदा लटका हुआ था? इमरान जल्दी से बोला। जी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था। सज्जाद ने झल्लाई हुई आवाज़ में कहा। ओह, इमरान अपने होठ दांतों से चबाकर रह गया। फयाज इमरान को घूरने लगा और इमरान धीरे से बड़बड़ाया, ऐसी जगह मारूंगा जहाँ पानी भी ना मिल सके। इस पर सज्जाद भी इमरान को घूरने लगा, मगर इमरान ने दोनों को बारी बारी देखते हुए कहा, जमील साहब को दागदार बनाने का मकसद तो समझ में आता है, मगर सईदा साहिबा का मामला मेरी समझ से बाहर है। आखिर शौकत को उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? शौकत? सज्जाद चौंक पड़ा। जी हाँ, उसकी लेबोरेटरी में ऐसे वायरस मौजूद है जिनका बयान डॉक्टरों की रिपोर्ट में मिलता है। आप इसे साबित कर सकेंगे? सज्जाद ने पूछा। चुटकी बजाते ही उसके हाथों में हथकड़ियाँ डलवा दूंगा, बस देखते रह जाइएगा। आखिर क्या सबूत है तुम्हारे पास? फयाज ने पूछा। आहा, उसे मुझ पर छोड़ दो, जो कुछ मैं कहूँ करते जाओ। उसके खिलाफ हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। बहरहाल आज ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाएगा। नहीं, पहले मुझे बताओ, फयाज ने कहा। क्यों बताओ? अचानक इमरान झल्ला गया। तुम क्या नहीं जानते? बच्चों की सी बातें कर रहे हो। क्या सलीम पर गोली नहीं चलाई गई थी? क्या रिवॉल्वर के हत्थे पर शौकत की उंगलियों के निशान नहीं मिले? क्या मैंने उसके लेबोरेटरी में नीले परिंदे नहीं देखे जिन्हें वो अंगूठी में झोंक रहा था? रिवॉल्वर, सलीम, नीले परिंदे, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझा। सज्जाद हैरान होकर बोला। बस सज्जाद साहब, इससे ज़्यादा अभी नहीं। जो कुछ मैं कहूँ करते जाइए, मुजरिम को हथकड़ियाँ लग जाएगी। बताइए, जो कुछ आप कहेंगे करूँगा। गुड। तो आप अभी और इसी वक्त अपने भाइयों और जमील साहब के मामू समेत जावेद मिर्ज़ा के यहाँ जाइए और जावेद मिर्ज़ा से पूछिए कि अब उसका क्या इरादा है। जमील से अपनी लड़की की शादी करेगा या नहीं? जाहिर है वह इनकार करेगा। फिर उस वक्त ज़रूरत इस बात की होगी कि कैप्टन फयाज उस पर अपनी असलियत जाहिर करके कहे कि उन्हें इस सिलसिले भतीजों में से किसी एक पर शक है, और फयाज तुम उनसे कहना कि वो अपने सारे भतीजों को बुलाए। तुम उनसे कुछ सवाल करना चाहते हो। फिर उसके बाद फयाज ने पूछा। मैं ठीक उसी वक्त वहाँ पहुँचकर निपट लूँगा। क्या निपट लोगे?
तुम्हारे सिर पर हाथ रख कर रोऊंगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। फयाज और सज्जाद उसे घूरते रहे। अचानक सज्जाद ने पूछा, अभी आपने किसी रिवॉल्वर का हवाला दिया था जिस पर शौकत की उंगलियों के निशान थे? जी हाँ, बाकी बातें वही होंगी। अच्छा, टाटा। इमरान हाथ हिलाता हुआ ड्राइंग रूम से निकल गया और फयाज उसे पुकारता ही रहा। मैं नहीं समझ सकता कि ये हजरात क्या फरमाने वाले हैं। सज्जाद बोला, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अच्छा, अब उठो, हमें वही करना चाहिए जो उसने कहा है। बात बढ़ गई। नवाब मिर्जा का पारा चढ़ गया था। उसने फयाज से कहा, जी फरमाइए, मेरे सब बच्चे यही मौजूद है। यह शौकत है, यह इरफान है, यह सफदर है। बताइए, आपको इनमें से किस पर शक है? और शक की वजह भी आपको बतानी पड़ेगी, समझे आप? फयाज बगले झांकने लगा। वह बड़ी बेचैनी से इमरान का इंतजार कर रहा था। उस वक्त वहां जावेद मिर्जा के खानदान वालों के अलावा जमील के खानदान के सारे मर्द मौजूद थे। बात जमील और परवीन की शादी से शुरू हो गई थी। जावेद मिर्जा ने एक कोड़ी से अपनी लड़की का रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया था। इस पर सज्जाद ने काफी ले दे की। फिर फयाज ने उसके भतीजों में से किसी एक को जमील की बीमारी का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जब जावेद मिर्जा ने तस्दीक चाही तो फयाज के हाथ पैर फूल गए। उसे उम्मीद थी कि इमरान वक्त पर पहुंच जाएगा, लेकिन इमरान फयाज दिल ही दिल में उसे 1000 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से गालियां दे रहा था। हाँ, आप बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो गए? जावेद मिर्जा ने उसे ललकारा। अम्मा चलो यार, शर्माते क्यों हो? कमरे के बाहर से इमरान की आवाज आई और फयाज की बाछें खिल गई। सबसे पहले सलीम दाखिल हुआ। उसके पीछे इमरान था और शायद वो उसे धकेलता हुआ ला रहा था। सिद वज्जा, जावेद मिर्जा झल्लाई हुई आवाज में बोला, यह क्या मजाक है? आप बगैर इजाजत यहाँ कैसे चले आए? मैं तो यह पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आखिर इन हजरत की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? इमरान ने सलीम की तरफ इशारा करके कहा, आज से 4 दिन पहले। आप यहाँ से चले जाइए जनाब। नवाब जावेद मिर्जा गुर्राया। आपको बताना पड़ेगा जनाब। अचानक इमरान के चेहरे से बेवकूफ़ी के आसार गायब हो गए। ये मुझे ज़बरदस्ती लाए हैं, सलीम डरी हुई आवाज़ में बोला। सितवज्जा, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। जावेद मिर्ज़ा साथ खड़ा हो गया। उसी के साथ शौकत भी उठा। बैठो, इमरान की आवाज़ में पूरे कमरे में झंकार से पैदा कर दी। फयाज ने उसकी इस आवाज़ में अजनबियत सी महसूस की। यह उस इमरान की आवाज़ तो नहीं थी जिसे वह इतने लंबे वक्त से जानता था। मेरा ताल्लुक होम डिपार्टमेंट से है, इमरान ने कहा। आप लोग अभी तक गलतफहमी में फंसे थे। मुझे उन वायरस की तलाश है जो आदमी के खून में मिलते ही उसे 12 घंटे के अंदर ही अंदर कोड़ी बना देते हैं। शौकत, क्या तुम्हारी लेबोरेटरी में ऐसे वायरस नहीं है? हरगिज नहीं, शौकत गुर्राया। क्या तुम बुधवार की रात को अपनी लेबोरेटरी में कुछ मुर्दा परिंदे नहीं जला रहे थे? नीले परिंदे? हाँ, मैंने जलाए थे। फिर? इमरान सलीम की तरफ मुड़ा। तुम पर किसने फायर किया था? मैं नहीं जानता, सलीम ने सूखे होठों पर जबान फेर कर कहा। तुम जानते हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं नहीं जानता साहब, मुझ पर किसी ने अंधेरे में फायर किया था। एक गोली हाथ पर लगी थी और बदहवासी में मैं पेड़ पर चढ़ गया था। यह रिवॉल्वर किसका है? इमरान ने जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर सबको दिखाते हुए कहा। शौकत और जावेद मिर्जा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मैं जानता हूँ कि रिवॉल्वर शौकत का है और शौकत के पास उसका लाइसेंस भी है। मैं यह भी जानता हूँ कि सलीम पर इसी रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी और जिसने भी फायर किया था उसकी उंगलियों के निशान उसके हत्थे पर मौजूद है और निशान शौकत की उंगलियों के थे। होगा। मुझे शौकत आपसे कोई शिकायत नहीं है, सलीम जल्दी से बोल पड़ा। असलियत क्या है सलीम? इमरान ने नरमी से पूछा। उन्होंने किसी दूसरे आदमी के धोखे में मुझ पर फायर कर दिया था। किसके धोखे में? ये वही बता सकेंगे, मैं नहीं जानता। फयाज, हथकड़ियाँ लाए हो? इमरान ने कहा। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, जावेद मिर्जा खड़ा होकर खौफनाक अंदाज में चीखा। फयाज, हथकड़ियाँ। फयाज ने जेब से हथकड़ियों का जोड़ा निकाल लिया। यह हथकड़ियाँ सज्जाद के हाथों में डाल दो। क्या? सज्जाद पूरे गले से चीख कर खड़ा हो गया। फयाज, सज्जाद को हथकड़ियाँ लगा दो। क्या बकवास है? फयाज झुंझला गया। खबरदार सज्जाद, अपनी जगह से हिलना नहीं। इमरान ने रिवॉल्वर का रुख सज्जाद की तरफ कर दिया। इमरान, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। फयाज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फयाज, मैं हुक्म देता हूँ, मेरा ताल्लुक सीधे होम डिपार्टमेंट से है और डायरेक्टर जनरल के अलावा CBI का हर अफसर मेरे मातहत है। चलो जल्दी करो।
इमरान ने अपना सरकारी आई कार्ड जेब से निकालकर फयाज के सामने डाल दिया। फयाज के चेहरे पर सचमुच हवाइयाँ उड़ने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। आई कार्ड मेज पर रखता हुआ सज्जाद की तरफ बढ़ा और हथकड़ियाँ उसके हाथों में डाल दी। देखा आपने? सलीम ने शौकत की तरफ देखकर पागलों की तरह कहका लगाया। खुदा नाइंसाफ नहीं है। शौकत के होठों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। तुम इधर देखो सलीम, इमरान ने उसे मुखातिब किया। तुमने किसके डर से जेल में पनाह ली थी? जिसके हाथों में हथकड़ियाँ है। यह यकीनन मुझे मार डालता। हम जानते थे कि वो वायरस हमारी लाइब्रेरी से इसी ने चुराए है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अक्सर लोग हमारे लेबोरेटरी में आते रहे हैं। एक दिन यह भी आया था। वायरस पर बात चल गई थी। मैंने कई वायरस इसे भी दिखाए। उनमें वो वायरस भी थे जो 100% शौकत साहब की इजाज़त है। लेकिन एक हफ्ते के बाद ही वायरस का डिब्बा अचानक लेबोरेटरी से गायब हो गया। उससे 3 दिन पहले कॉलेज के साइंस के स्टूडेंट हमारी लेबोरेटरी देखने आए थे। हमारा ख्याल उन्हीं की तरफ था। लेकिन जब गायब होने के चौथे ही दिन जमील साहब और नीले परिंदे की कहानी मशहूर हुई तो मैंने शौकत साहब को बताया कि एक दिन सज्जाद भी लेबोरेटरी में आया था। फिर उसी शाम को हमारी लेबोरेटरी में 3 मुर्दा परिंदे पाए गए। वे बिल्कुल उसी किस्म के थे जिस किस्म के परिंदे का बयान अखबारों में किया गया था। हमने उन्हें आग में जलाकर राख कर दिया और फिर यह बात साफ हो गई कि सज्जाद अपना जुर्म शौकत साहब के सिर थोपना चाहता है। और उसी शाम किसी अनजान आदमी ने मुझ पर गोली चलाई। मैं बाल बाल बच गया। शौकत साहब ने मुझसे मशवरा किया कि मैं किसी महफूज जगह पर चला जाऊं ताकि वे इत्मीनान से सज्जाद के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। मेरा दावा है कि मुझ पर सज्जाद ही ने हमला किया था, सिर्फ इसीलिए कि मैं किसी के कहने के लिए जिंदा न रहूं कि सज्जाद भी लेबोरेटरी में आया था और उसे वायरस दिखाए गए थे। बकवास है, सज्जाद बोला। मैं कभी लेबोरेटरी में नहीं गया था। तुम खामोश रहो। फयाज, उसे खामोश रखो, इमरान ने कहा और फिर सलीम से बोला, बयान जारी रखो। सलीम कुछ पल खामोशी रहकर बोला, शौकत साहब ने सिर्फ मेरी जिंदगी की हिफाजत के ख्याल से मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार करा दिया, लेकिन सज्जाद ने मेरा वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। एक अंग्रेज़ लड़की वहाँ पहुँच गई जो शायद सज्जाद ही की भेजी हुई थी और मुझे बेकार में गुस्सा दिलाने लगी ताकि मैं झल्लाकर अपने जेल आने का राज उगल दूँ। खैर खैर, आगे कहो, इमरान बड़बड़ाया। वह समझ गया था कि उसका इशारा रूशी की तरफ था। फिर पता नहीं क्यों और किस तरह मेरी जमानत हुई। जाहिर है कि उस अनहोनी बात ने मुझे बदहवास कर दिया और मैंने उसी तरफ रुख किया, लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा था। कोठी के पास पहुंचकर उसने एक फायर भी किया, लेकिन मैं फिर बच गया। वहाँ बाग में अंधेरा था। मैंने लेबोरेटरी के करीब पहुंचा। शौकत साहब समझे शायद मैं वही आदमी हूँ जो आए दिन लेबोरेटरी में मुर्दा परिंदे डाल जाया करता हूँ। उन्होंने उसी के धोखे में मुझ पर फायर कर दिया। क्यों? इमरान ने शौकत की तरफ देखा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सज्जाद यही चाहता था कि किसी तरह उन परिंदों पर चचा साहब की भी नज़र पड़ जाए और वे मुझे ही मुजरिम समझने लगे। वैसे उन्हें थोड़ा बहुत शक पहले भी था। इमरान ने जावेद मिर्ज़ा की तरफ देखा, लेकिन जावेद मिर्ज़ा खामोश रहे। क्या बकवास हो रही है? ये सब पागल हो गए हैं, सज्जाद गला फाड़ कर चीखा। अरे बदबख्तो, अंधो, मेरे साथ चलकर मेरी लड़की सईदा की हालत देखो। वह भी उसी बीमारी में फंस गई है। क्या मैं अपनी बेटी पर भी उस किस्म के वायरस या खुदा ये सब पागल है? अचानक शौकत हंस पड़ा। खूब, उसने कहा। तुम्हें बेटी या बेटे से क्या सरोकार? तुम्हें तो दौलत चाहिए। दोनों कोड़ियों की शादी करा दो, वे दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे। दूसरी हरकत तुमने सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए की है। नहीं सज्जाद, तुम कुछ ख्याल न करना, इमरान मुस्कुराकर बोला। दूसरी हरकत मेरी थी। सज्जाद उसे घूरने लगा। शौकत की आंखें भी हैरत से फैल गई। फयाज इस तरह खामोश बैठा था जैसे उसे साफ सूंघ गया हो। खैर खैर, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मैं अदालत में देखूंगा। ज़रूर देखना सज्जाद, वाकई तुम्हारे खिलाफ सबूत पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन यह बताओ कि पिछली रात अपनी लड़की का चेहरा देखकर तुम बेतहाशा ईंधन के गोदाम की तरह क्यों भागे थे? बताओ, बोलो, जवाब दो। तभी सज्जाद के चेहरे पर जर्दी फैल गई। माथे पर पसीने की बूंदें फूट आई। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और फिर उसकी गर्दन अचानक एक तरफ ढलक गई। वो बेहोश हो गया था। उसी शाम इमरान, रूशी और फयाज रॉयल होटल में चाय पी रहे थे। फयाज का चेहरा उतरा हुआ था। इमरान कह रहा था, मुझे उसी वक्त यकीन हो गया था कि सलीम शौकत से नाराज नहीं है जब उसने जेल से निकलने के बाद जावेद मिर्जा की कोठी का रुख किया था।
मगर ईंधन के गोदाम से क्या बरामद हुआ? ऋषि ने कहा। तुमने वह बात अधूरी छोड़ दी थी। वहां से एक जहरीला डिब्बा बरामद हुआ है जिसमें वायरस है और नीले रंग की परिंदों का एक ढेर, रबड़ के 3 परिंदे, गोंद की एक बोतल और इंजेक्शन की 3 सुइयां। क्या समझी? वह हकीकत में परिंदा नहीं था जिसे जमील ने अपनी गर्दन से खींचकर खिड़की से बाहर फेंका था, बल्कि रबड़ का परिंदा था जिस पर गोंद से नीले रंग के पर चिपकाए गए थे। उसके पेट में वह थैली भरी गई थी जिसमें वायरस थे। परिंदे की चोंच की जगह इंजेक्शन लगाने वाली खोखली सुई फिट की गई थी। पहले जमील पर बाहर से खिड़की के जरिए एक परिंदा ही फेंका गया था जो उसके कंधे से टकराकर उड़ गया होगा। फिर वह नकली परिंदा फेंका गया जिसमें लगी हुई सुई उसके गर्दन में घुस गई। जाहिर है कि वह बदहवास हो गया होगा। जैसे ही उसने उसे पकड़ा होगा, दबाव पड़ने से सुई के रास्ते उसकी गर्दन में वायरस दाखिल हो गया होगा। फिर उसने बौखलाहट में उसे खींचकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। पहले नीले रंग का एक परिंदा उसके कंधे से टकराकर उड़ चुका था, इसीलिए उसने उसे भी परिंदा ही समझा। और पिछली रात, वाह, वह भी अजीब इत्तेफाक था। मैं जमील ही की कोठी में घुसा, सईदा को क्लोरोफॉर्म के जरिए बेहोश करके उसके चेहरे पर अपनी एक इजाद आजमाई जिसे मेकअप के सिलसिले में और ज़्यादा तरक्की देने का ख्याल रखता हूँ। फिर क्लोरोफॉर्म का असर बेकार होने का इंतज़ार रहा। यह सवाल इसलिए किया था कि घर वालों पर इसका असर देख सकूं। खास तौर से सज्जाद का तरफ ख्याल भी नहीं था। जैसे ही मैंने महसूस किया कि क्लोरोफॉर्म का असर बेकार हो रहा है, मैंने उसके बाजू में सुई चुभोई और पलंग के नीचे घुस गया। फिर हंगामा खड़ा हो गया। सज्जाद ही सबसे ज़्यादा बदहवास दिख रहा था। जाहिर है उसे कोई अहमियत नहीं दी जा सकती थी क्योंकि सईदा उसकी बेटी ठहरी, लेकिन जब मैंने उसे घर वालों को वही छोड़कर एक तरफ भागते देखा तो तुम खुद सोचो फयाज, भला उस वक्त ईंधन के गोदाम में जाने का क्या तुक था? बहरहाल सज्जाद ही ने बेकरी में अपने खिलाफ सबूत मुझे मुहैया करा दिए। दरअसल उसकी मुसीबत ही आ गई थी, वरना उन चीज़ों को रख छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा बेटा, वह सब तो ठीक है, फयाज ने लंबी अंगड़ाई लेकर कहा, पर तुम्हारा वह आई कार्ड? ये हकीकत है कि मैं तुम्हारा अफसर हूँ। मेरे ताल्लुक सीधे होम डिपार्टमेंट से है और होम सेक्रेटरी सर सुल्तान ने मुझे तैनात किया है। लेकिन खबरदार इसकी जानकारी डैडी को न होने पाए, वरना तुम्हारी मिट्टी पलीत कर दूंगा, समझे? फयाज का चेहरा लटक गया। उसके लिए यह नई जानकारी बड़ी तकलीफ दे थी। तुमने मुझे भी आज तक इससे बेखबर रखा, ऋषि ने झल्लाई हुई आवाज में कहा। अरे किसकी बातों में आई हो ऋषि डियर? इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। यह इमरान बोल रहा है, इमरान जिसने सच बोलना सीखा ही नहीं। मैं तो फयाज को घिस रहा था। इमरान के इस आखिरी जुमले पर फयाज को भरोसा नहीं था और वह किसी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था। ये था इब्ने सफ़ी की इमरान सीरीज़ का नावल नीले परिंदे। कहानी अगर आपको पसंद आ रही है, हमारे चैनल की कहानियाँ आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।